हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांति ट्यूटोरियल। दिस इज़ प्रियंका। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। ये मैंने मध्य प्रदेश का मैप बनाया है। इसमें हम 7 पठार के बारे में पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के 7 पठारों के बारे में। उससे पहले हम देखते हैं कि जब हम मध्य प्रदेश प्री के हिसाब से पढ़ते हैं तो 7 पठार पढ़ेंगे, और जब हम मेंस की दृष्टिकोण से पढ़ते हैं तो उसमें कुछ इस तरह। मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को 3 भागों में विभाजित किया है। मध्य उच्च प्रदेश, ये हो गया सतपुड़ा श्रेणी, और ये हो गया बघेलखंड। जो कि पूर्वी पठार कहा जाता है, जिसे पूर्वी पठार। मध्य उच्च प्रदेश में कुल 5 पठार आते हैं। तो वो 5 पठार है। पहला आ जाएगा मालवा का पठार, मालवा का पठार। सेकंड मध्य भारत का पठार, तीसरा है बुंदेलखंड का पठार, चौथा है नर्मदा सोन घाटी, और 5वां है सॉरी, मैंने 5 पठार का जिक्र किया था, बट ये दो जो पठार हैं, मध्य प्रदेश में हम 7 ही पठार पढ़ते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाए तो सतपुड़ा श्रेणी में जो सतपुड़ा का पठार है और जो बघेलखंड का पठार, ये 2 अलग जगह आ जाएंगे। तो इसमें हम 4 पठार पढ़ते हैं। पहला आ जाएगा मालवा का पठार, दूसरा आ जाएगा मध्य भारत का पठार, तीसरा बुंदेलखंड का पठार, और चौथा नर्मदा सोन घाटी। तो मैप में हम मेंशन करते हैं ये 4, 5, 7 पठारों को। यहाँ पे जो है सबसे ऊपरी क्षेत्र में, यहाँ पे आ जाएगा मध्य भारत का पठार, पूरा नहीं लिख रही, मध्य भारत का पठार। यहाँ पे आ जाएगा मालवा का पठार, यहाँ पे आ जाएगा बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का पठार। यहाँ पे आ जाएगा रीवा पन्ना, इसके बाद यहाँ आ जाएगा बघेलखंड, सबसे नीचे में आ जाएगा दक्षिण में सतपुड़ा का पठार, सतपुड़ा का पठार, और ये जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पे आ जाएगा नर्मदा क्षेत्र।
ये मैप में मैंने सातों पठार मेंशन कर दिया है। इसको अब मैं डिवाइड कर देती हूँ कि कहाँ से कहाँ तक का हिस्सा इसका है। जो मालवा का पठार है, मालवा का पठार सॉरी मध्य भारत का जो पठार है वो यहाँ तक, बुंदेलखंड का जो पठार है ये बुंदेलखंड का पठार हो जाएगा, बघेलखंड ये हो गया, रीवा पन्ना का पठार, ये आ जाएगा नर्मदा घाटी क्षेत्र, सतपुड़ा, और ये हो गया मालवा का पठार, रीवा पन्ना का क्षेत्र। इसके बाद हम मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड, सतपुड़ा का पठार और नर्मदा घाटी क्षेत्र, इसको हम कुछ पॉइंट से पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे कोई भी अगर मालवा का पठार से हम स्टार्ट करते हैं तो इसके निर्माण, स्थिति, जिले, औसत ऊंचाई, क्षेत्रफल, जलवायु, वर्षा, मिट्टी, फसल, वन, उद्योग और पर्यटन। इन पॉइंट पे हम मालवा के पठार को पढ़ेंगे क्रम से। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मालवा के पठार के बारे में। मालवा का पठार, सबसे पहले हम करेंगे निर्माण की बात। मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है इसका निर्माण दक्कन ट्रेप और लावा के अपरदन से हुआ था। दक्कन ट्रेप के चट्टानों और लावा के अपरदन से हुआ था। इसके बाद देते हैं सेकंड पॉइंट, स्थिति। ये जो मालवा का पठार है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैप में, ये हो गया पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो मालवा का पठार जो है ये पश्चिम में आ जाएगा। तो मध्य प्रदेश मालवा का पठार पश्चिम में स्थित है। मालवा के पठार के जो उत्तरी वाला भाग है, उत्तर में मध्य भारत का पठार, इसकी अगर स्थिति की बात कही जाए तो इसकी जो आजू बाजू के जो पठार हैं इसकी स्थिति हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे मालवा के पठार में मध्य भारत का पठार हो गया, मध्य भारत का पठार उत्तर में स्थित है। मध्य भारत का पठार हो गया उत्तर में, और मालवा के पठार के पूर्वी भाग में, मालवा के पठार के जो पूर्वी भाग में
बुंदेलखंड और रीवा पन्ना का पठार। बुंदेलखंड और रीवा पन्ना का पठार आ जाएगा। तो ये हो गई इसकी स्थिति। इसके बाद हम मालवा के पठार की उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर देखते हैं। तो मालवा का जो पठार है, इसका जो विस्तार है, इसको मैं अलग पेन से, मालवा का जो पठार है उसका जो उत्तरी अक्षांश है 20 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी देशांतर कही जाए तो 74 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर और 79 डिग्री 20 मिनट, ये हो गया पूर्वी देशांतर। इसके बाद हम मालवा के पठार की क्षेत्रफल की बात करेंगे। क्षेत्रफल, मालवा का जो पठार है यह मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 10.37, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 28% भाग है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 88,222 वर्ग किलोमीटर। मालवा का जो पठार है इसमें सबसे बड़ी चोटी की बात कही जाए तो इसमें सिगार की चोटी जिसकी ऊंचाई है 881 मीटर। ये हो गई मालवा की सबसे बड़ी चोटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई में ही ये सिकार की चोटी आ जाएगी, और मालवा के पठार की जो लगभग ऊंचाई जो है ये है 300 से 600 मीटर इतनी, और यहीं पे है सिगार की चोटी जिसकी ऊंचाई है 881 मीटर। इसके बाद हम देखेंगे जिले। मालवा के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं। तो मैं इसके बाद देखते हैं जिले। मालवा के पठार में कुल 14 या 15 जिले हैं, मैं लिख दे रही हूँ। इसमें उज्जैन, इंदौर, भोपाल, आगर मालवा, शाहजहाँपुर, देवास, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, रायसेन, रतलाम। ये पूरे ज़िले मालवा के पठार में स्थित हैं और यहीं से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इन्हीं ज़िलों से मध्य प्रदेश की कर्क रेखा होकर गुजरती है।
सेकंड में हम जलवायु की बात करते हैं। जो मालवा की जो जलवायु है वो समशीतोष्ण जलवायु है। यहाँ पे ना अधिक गर्मी होती है और ना अधिक ठंड, समशीतोष्ण जलवायु। जो फाहियान जो है इसने यहाँ की जलवायु को सबसे उत्तम श्रेष्ठ जलवायु बोला था, क्योंकि यहाँ पे ना अधिक गर्मी है और ना अधिक ठंड, इसलिए यहाँ की जलवायु को श्रेष्ठ कहा गया है। इसके बाद हम वर्षा की बात करते हैं। यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर। यहाँ पे वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद हम मिट्टी पढ़ेंगे। मिट्टी, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है जो बहुत ही उपजाऊ है। इसके बाद फसल, यहाँ पे हम फसल की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है सोयाबीन। मध्य प्रदेश का जो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है यहीं पर है। सोयाबीन फसल होती है, गेहूँ हो जाएगा, सरसों होता है और ज्वार, यहाँ की मुख्य फसलें हैं ये 4। इसके बाद हम पढ़ेंगे वन। यहाँ पे अगर वन की बात करें, तब जंगल की बात कही जाए तो ये वन विहीन क्षेत्र है और इसके जो पूर्वी भाग में है जैसे कि रीवा पन्ना हो गया, यहाँ पे फिर भी सागौन के वृक्ष देखे जाते हैं। वैसे तो ये वन विहीन क्षेत्र है। इसके पूर्व में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, सागौन और साल। इसके बाद हम उद्योग की बात करते हैं। उद्योग, मालवा का पठार उद्योग की दृष्टिकोण से बहुत ही उद्योग की दृष्टि से यहाँ पे बहुत विकास हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि सोयाबीन वायदा बाजार, यहाँ पे सोयाबीन बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद सूती वस्त्र उद्योग, जो पीथमपुर में जो धार है जिसे भारत का डेट्राइट कहा जाता है वो धार में स्थित है, भारत का डेट्राइट। पीथमपुर, जो धार में स्थित है। मंडीदीप आ जाएगा जो रायसेन में है, जो उद्योग की दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है, मंडीदीप। और ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पर्यटन। पर्यटन की दृष्टि से भी मालवा का पठार है बहुत ही अच्छा है। इसमें जैसे कि मांडू आ गया, मालवा के पठार में मांडू जो एक ऐतिहासिक नगरी है। और
उज्जैन, जहाँ पे महाकालेश्वर है, जहाँ पे मध्य प्रदेश का महा ज्योतिर्लिंग स्थित है, महाकालेश्वर। महाकालेश्वर। देवास में चमड़ा कॉम्प्लेक्स, सॉरी ये आ जाएगा उद्योग में। घूमने की दृष्टि मतलब पर्यटन की दृष्टि से सांची स्तूप आ जाएगा। वन विहार आ जाएगा जो उद्यान है। इंदौर हो गया, उज्जैन, खंडवा नहीं आएगा, झाबुआ, सॉरी। ये पूरे पर्यटन की दृष्टिकोण से ये जगह मालवा के पठार में आते हैं। तो इस प्रकार हम मध्य प्रदेश का मालवा का पठार पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य भारत का पठार। सॉरी, इसमें मैंने नदियाँ पढ़ाना भूल गया, नदियाँ के बारे में नहीं पढ़ा है। नदियाँ, यहाँ पे चंबल नदी है जो सबसे लंबी नदी है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे इस नदी से पानी मिलता है। चंबल नदी, चंबल हो गई, माही, पार्वती, क्षिप्रा और काली सिंध। काली सिंध, ये 5 नदियाँ यहाँ पे बहती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य भारत का पठार। अब हम मध्य भारतीय पठार की बात करते हैं। मध्य भारत के पठार को भी इसी क्रम में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम निर्माण की बात करते हैं। मध्य भारत का जो पठार है, इसका निर्माण हुआ था विंध्य शैल समूह के अपरदन से। विंध्य शैल समूह के अपरदन से इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद देखते हैं स्थिति। मध्य भारत का जो पठार है यह उत्तर में स्थित है। उत्तर में स्थित है। मध्य भारत के पठार के पूर्व में आ जाएगा बुंदेलखंड, जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं। पूर्व का हिस्सा हो जाएगा बुंदेलखंड का, और इसके जो दक्षिण वाला हिस्सा है इसमें आ जाएगा मालवा का पठार। दक्षिण भाग में मालवा का पठार। ये इसकी हो गई स्थिति। अब इसका हम विस्तार पढ़ेंगे। मालवा की जो पठार है इसका विस्तार है 24 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 26 डिग्री 48 मिनट। मालवा का जो उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं हम, तो 24 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर और 80 डिग्री 10 मिनट इसका पूर्वी देशांतर हो जाएगा।
इसके बाद हम देखते हैं यहाँ की जिले, सॉरी पहले क्षेत्रफल पढ़ लेते हैं। तो हम क्षेत्रफल की बात कर रहे थे। क्षेत्रफल हो गया यहाँ का 32,896 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ के ज़िले कि मध्य भारत के पठार में कौन कौन से ज़िले आते हैं। मध्य भारत के पठार के ज़िले यहाँ पे आ जाएगा मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, नीमच, और ये जो मध्य भारत का पठार है ये हल्का सा यहाँ के 2 ज़िले आ जाएंगे, नीमच और मंदसौर। ये ज़िले आ जाएंगे मध्य भारत के पठार में, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर और नीमच और मंदसौर। इसके बाद हम पढ़ते हैं जलवायु, औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई है 300 से 500 मीटर, यहाँ की औसत ऊंचाई हो गई। इसके बाद हम देखते हैं जलवायु। यहाँ की जो जलवायु है अधिक गर्म, गर्मी में अधिक गर्म। समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है बहुत अधिक गर्म है, अधिक गर्म और साधारण ठंड। यहाँ पे जब ग्रीष्म काल में यहाँ का जो तापमान है वो 45 डिग्री से ऊपर ही रहता है, 45 से ऊपर ही। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्षा। वर्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, यहाँ पे भी वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिट्टी। यहाँ पे मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद हम पढ़ेंगे फसल। फसल में गेहूँ हो गया, गेहूँ, सरसों और ज्वार, ये 3 यहाँ की मुख्य फसलें हैं। इसके बाद आ जाएगा वन। यहाँ पे वन खैर के वृक्ष और बबूल, ये यहाँ की वनस्पति हैं। और इसके बाद हम उद्योग देखते हैं।
यहाँ पे उद्योग की बात कही जाए तो मुरैना एक ऐसा ज़िला है, मुरैना, यहाँ पे बानमोर फैक्ट्री है। और भिंड, भिंड जो है यहाँ पे मालनपुर, मालनपुर उद्योग है, उद्योग का नाम। इसके बाद ग्वालियर में, नहीं ग्वालियर, ग्वालियर की बात कही जाए तो दिया सलाई का कारखाना, बनाने का कारखाना, ये हो गया उद्योग। इसके बाद हम पढ़ते पर्यटन। पर्यटन, पर्यटन में जो शिवपुरी है, जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सेकंड जिला है, मध्य प्रदेश का दूसरा जिला है, तो शिवपुरी में आ जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ग्वालियर में आ जाएगा सास बहू का मंदिर। ग्वालियर को किलों का जिब्राल्टर कहा जाता है, सास बहू का मंदिर। गुजरी महल, गुजरी महल। बस पर्यटन में ये हो गए माधव राष्ट्रीय उद्यान, सास बहू का मंदिर और गुजरी महल। और भी हैं, मतलब बहुत सारे, अगर अन्य ज़िलों की बात कही जाए तो घूमने के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं नदियाँ। नदियाँ, नदियाँ ये सबसे, यहाँ पे जो चंबल नदी है, यहाँ के चंबल नदी बहती है, चंबल, कुआरी और काली सिंध। ये 3 नदियाँ मध्य भारत के पठार में पड़ती है। इस प्रकार मध्य भारत का पठार हमने पढ़ चुके हैं। इसके बाद पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार को भी इसी क्रम में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम निर्माण की बात करते हैं। बुंदेलखंड पठार का निर्माण विंध्यन सेल समूह, विंध्यन सेल समूह और कडप्पा सेल समूह से हुआ है। कडप्पा सेल समूह के अपरदन से हुआ है। इसके बाद हम स्थिति देखते हैं। जो बुंदेलखंड का पठार है, यह मध्य भारत के पूर्व में स्थित है, पूर्व में स्थित है। इसके नीचे कहा जाए, बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण में आ जाएगा रीवा पन्ना का पठार, दक्षिण में रीवा पन्ना, और पश्चिम में आ जाएगा मालवा का पठार। यह होगी इसकी स्थिति। अब हम उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर पढ़ते हैं। बुंदेलखंड का जो 24 डिग्री 6 मिनट हो गया उत्तरी अक्षांश, और 26 डिग्री 22 मिनट हो गया उत्तरी अक्षांश, और 77 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर,
और 81 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर। इसके बाद हम देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बुंदेलखंड का जो पठार है मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड के पठार का जो क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 7% है, 7% है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23,733 वर्ग किलोमीटर। ये हो गया बुंदेलखंड के पठार का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, और 7% हिस्सा मध्य प्रदेश में है। इसके बाद जिले पढ़ते हैं। जिले में आ जाएगा दतिया, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी और सागर, ये आ जाएंगे बुंदेलखंड के पठार में। इसके बाद हम जलवायु, औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई, यहाँ की औसत ऊंचाई है 300 से 400 मीटर। और जो बुंदेलखंड का पठार है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी, सिद्ध बाबा की चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ की जलवायु। यहाँ की जलवायु भी अधिक गर्मी में अधिक गर्म और ठंड में साधारण ठंड पड़ती है। ये वाला क्षेत्र भी कम बारिश होने के कारण यहाँ पे अधिक, यहाँ का तापमान अधिक रहता है। गर्मी में, और ठंड साधारण ठंड रहती है। इसके बाद हम देखते हैं वर्षा। यहाँ पे वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। इसके बाद मिट्टी पढ़ेंगे। यहाँ की मिट्टी जो है लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी, ये दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद वन की बात करेंगे। वन यहाँ पे सागौन, साल और कटीले वन पाए जाते हैं, कटीले वन पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे उद्योग, पहले नदियाँ देख लेते हैं। नदियाँ में आ जाएगा बीहड़ नदी, केन नदी और एक आ जाएगा धसान। ये 3 नदियाँ बुंदेलखंड के पठार में बहती है। इसके बाद आ जाएगा उद्योग। उद्योग में बुंदेलखंड का जो पठार है उद्योग की दृष्टिकोण से ज़्यादा विकसित नहीं है, फिर भी यहाँ पे दतिया में
सीमेंट उद्योग, यहाँ पे उद्योग, हम उद्योग की बात कर रहे थे। वैसे तो जो बुंदेलखंड का पठार है उद्योग की दृष्टि से बहुत ही कम विकसित है, लेकिन फिर भी यहाँ दतिया में सीमेंट के कारखाना है, सीमेंट कारखाना। इसके बाद लास्ट है पर्यटन। पर्यटन में जो खजुराहो है, खजुराहो का मंदिर, जो पर्यटन के दृष्टिकोण से यहाँ पे विदेशी लोग भी घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पे खजुराहो में एक अभी हाल ही में हीरा संग्रहालय बनाया गया है खजुराहो में। खजुराहो मंदिर हो गया, खजुराहो मंदिर, सोनागिरी जैन मंदिर जो दतिया में है, जैन मंदिर, और नौखेड़ा महल, नौखंडा महल छतरपुर में। इस प्रकार हम मध्य प्रदेश का जो 4 पठार, मालवा का पठार, मध्य भारत और बुंदेलखंड, ये 3 पठार को पढ़ चुके हैं। तो इतना अब पढ़ा के, जैसे कि हमने मालवा का पठार और मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ये 3 पठार हमने डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें मालवा के पठार जो मध्य प्रदेश का सबसे फसल की दृष्टिकोण से या उद्योग की दृष्टिकोण से कहा जाए सबसे विकसित पठार है, जिसमें इसका प्रतिशत जो 28% भाग मध्य प्रदेश का है और इसका क्षेत्रफल है 88,222 वर्ग किलोमीटर। ये हो गया मालवा का पठार। और जिले और इस क्रम से हमने पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद आएगा मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार, इसका जो क्षेत्रफल है ये है 1068, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 10.68% है। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है ये है 32,896 वर्ग किलोमीटर। इसमें भी हमने जिले और इसकी जो भी जिले, क्षेत्रफल, जलवायु सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। और बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का जो पठार है, बुंदेलखंड का पठार जो है, इसमें इसका जो कुल क्षेत्रफल है 23,733 वर्ग किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 7% है। इसमें भी हमने इस क्रम से सारी चीज़ें पढ़ ली है। इसके बाद जो बाकी के पठार है ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यदि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।